this session, and inshallah, the tomorrow's class session will be the quick recap or the revision session of for the P2. तो इसमें जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे और एक क्विक रिकैप सारे चैप्टर्स का हो जाएगा, तो जिससे आपको पास पेपर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अभी मैंने ग्रुप्स पे एक आईजीसीएसई का मार्च 2025 का जो रीसेंट पेपर है वो शेयर किया है, उसको जरूर देख लेना। सम टाइम्स क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न के आ जाते हैं ओ लेवल्स के में भी। ठीक है। तो वो जरूर प्रैक्टिस करके चले जाना। अलोंग विद दैट उसकी मार्किंग स्कीम भी मैंने शेयर कर ली है। ठीक है। एटलीस्ट वो, और 2024 का मई जून का जरूर देख लेना। ठीक है। सो बिगिनिंग विथ फोर्सेस एंड मोशन, दीज आर द ग्राफ्स जो हमने पढ़े थे। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सबसे पहले आप लोग ने इसके लिए केयरफुल रहना है। कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? वेट अ सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। कैन यू गाइस सी द स्क्रीन नाउ? Yes. ओके। सो when you are when you are about to see the graph, first of all check it out कि आपको y एक्सिस पे क्या गिवन है। अगर y एक्सिस पे स्पीड टाइम गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने स्टेटमेंट अपनी कोट करनी है। इफ इट इज गिवन डिस्टेंस टाइम देन उसके अकॉर्डिंग आपने करना होगा। ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम में सिर्फ ये 4 टाइप्स के ग्राफ होते हैं, जिसमें एक आपके पास ये वाला कर्व आ रहा है, एक ये वाला कर्व आ रहा है। दिस कर्व शोज दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्पीड की बात करते हैं। ठीक है। एक्सीलरेशन वहां आप मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ पर स्पीड इज इंक्रीजिंग, और ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है। ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ द डिस्टेंस द स्पीड इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट, एंड यहाँ पर स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है? क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पर चेंज इन डिस्टेंस जीरो है। तो हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो जब इसका चेंज ही मैं जीरो कर दूंगी तो इसका मतलब है स्पीड ही मेरे पास जीरो हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है या जो भी कार है वो रेस्ट पे है। इधर मूव करिए ये कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है। मूविंग क्विकली टूवर्ड्स द ग्राफ्स ऑफ एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की बात होगी तो आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो स्पीड का शो हो रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर मीटर पर सेकंड गिवन होगा, आपको यहाँ मीटर लिखा है बट इट शुड बी मीटर पर सेकंड। क्लियर? ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, ये आपके पास जो ग्राफ आ रहा है ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है। ये आपका जो ग्राफ आ रहा है ये वेरिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे? कीपिंग इन माइंड कि ये वाला जो है आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इन दोनों ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। पहला वाला यूनिफॉर्म है, दूसरा वाला नहीं, ये दोनों यूनिफॉर्म है। ये ठीक है, डिस्टेंस जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन अदर देन दैट और क्या है? ग्रेडियंट अगर फॉर स्लो। सपोज ये जीरो से स्टार्ट हो रहा होता, लेट्स से ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम इसको इग्नोर कर देते और वेलोसिटी का चेंज होने का टाइम डिफरेंस। स्लोप ज्यादा है एक में और एक में कम है। जी बिल्कुल, जो बिल्कुल दोनों सही कह रहे हो आप युशरा और मेहदी। यहाँ पर स्लोप कम है, स्लोप कम है यहाँ पर, और यहाँ स्लोप ज्यादा है। वेलोसिटी का चेंज यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होगी और यहाँ पर कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है। ये आपके पास आ जाता है वेरिंग एक्सेलरेशन का, जिसमें आप जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है। सिर्फ ये नहीं लिखेंगे आप कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, आपने ये मेंशन करना होगा अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो किस तरह की नॉन यूनिफॉर्म है, इधर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है। उसी केस में आपको 1 मार्क या 2 मार्क जो भी होंगे वो मिलेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर ये ग्राफ इस तरह से होता है, इन दैट केस इस ग्राफ में स्पीड इज इंक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है। एक बात याद रखना, जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं हर हाल में स्पीड तो इंक्रीज हो ही रही होती है। ठीक है। एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब ही यही है कि स्पीड ने इंक्रीज होना है। स्लोअर रेट
और हायर रेट, सिर्फ ये वर्ड डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई है। जब हम डीसेलेरेशन की बात करते हैं तो डीसेलेरेशन में हर हाल में स्पीड ने डिक्रीज होना होता है। अब वो डिक्रीमेंट जो है वो ग्रेटर रेट, यहाँ डीसेलेरेशन या रिटार्डेशन ग्रेटर रेट पे हो रही है, और यहाँ डीसेलेरेशन या रिटार्डेशन स्लोअर रेट पे हो रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ्स आपने याद रखने। क्लियर? फिर आ जाता है जो कि बहुत दफा रिपीटेशन में आ रहा है, अब बहुत होने लग गया है 2023 के बाद से, ये टेंजेंट ड्राइंग, ग्राफ से वैल्यू निकालना। ये इस दफा भी एक्सपेक्टेड है, इस तरह का कुछ आ सकता है। क्वेश्चन ये था कि आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ था जिसमें एक बॉल थी, वो ए टू ई मूव कर रही थी। राइट द लेटर पी व्हेन द बॉल एक्सेलरेट्स। तो जहां पे कर्व्स आ रहे होते हैं, वो कर्व्स आपके इंडिकेट कर रहे होते हैं एक्सेलरेशन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी ये बात याद रखना कि स्ट्रेट पोर्शन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को शो नहीं करता। कर्व पोर्शन जो होते हैं, ऐसा वाला कर्व या ये कर्व, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को शो करते हैं। ठीक है, सो विद द लेटर पी, विद द लेटर पी द बॉल एक्सेलरेट्स, तो बॉल यहाँ पर एक्सेलरेट कर रही है, और क्यू जहां पर बॉल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो कांस्टेंट स्पीड में स्ट्रेट पोर्शन आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसमें ये था कि इसमें आपने एक्स पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके और आपको स्पीड निकालनी थी। ठीक है, तो एक्स पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो विदाउट एनी स्पेसिफिक लेंथ आप जो है टेंजेंट रेंडमली ड्रॉ कर लोगे, और उसके बाद जब स्पीड निकालनी होगी तो यू विल सेलेक्ट एनी टू पॉइंट्स ऑन द टेंजेंट, यू कैन सेलेक्ट दिस पॉइंट और दैट पॉइंट। ठीक है, वैल्यूज आप पुट करेंगे। जो स्लोप का फॉर्मूला होता है विच इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, जो भी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वो पुट करके आप स्पीड निकाल लेंगे। इस तरह से आप ग्राफ से वैल्यू ले रहे होते हैं, एंड जब आप करेंगे तो आप यहाँ पर शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। क्लियर? बात समझ में आ गई है ये? टेंजेंट वाला ये क्वेश्चन जो है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, आई विल सेंड यू द प्रेजेंटेशन, दिस प्रेजेंटेशन एज वेल। इसको जरूर गौर से देख लेना। ठीक है, मिस ये जो आपने लिखा हुआ है 2.7 और 0.6 वाली चीज़, ये क्या हम्म, चीज़ है? जब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट एट पॉइंट एक्स एंड कैलकुलेट द स्पीड। तो जब आप स्पीड निकालेंगे तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जब आप स्पीड निकालेंगे तो एक आप एक्सट्रीम पॉइंट लेंगे, एक आप लोवेस्ट पॉइंट लेंगे। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट का टाइम, लोवेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस, एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्टेंस, एक्सट्रीम पॉइंट का टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों डिस्टेंसेस को मैंने माइनस कर लिया, दोनों टाइम्स को मैंने माइनस कर लिया, तो स्पीड आ जाएगी। ठीक है, जी मिस। कर्व सेक्शन पे हमेशा याद रखना, कर्व सेक्शन पे जब आपको स्पीड निकालने को बोले, अगर बोला हुआ है टेंजेंट ड्रॉ करने को या नहीं बोला है, इन एनी केस आपने टेंजेंट ड्रॉ करके और फिर स्पीड निकालनी होगी, क्योंकि कर्व को स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन, ग्रेडियंट हमेशा स्ट्रेट लाइन का निकलता है, कर्व का नहीं निकलता। तो अगर वो कर्व सेक्शन से स्पीड निकालने को बोल रहे हैं, इसका मतलब है आपने ग्रेडियंट ड्रॉ करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस मिस। ओके, देन टर्मिनल वेलोसिटी। अगेन, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपको फोर्सेस का पता होना चाहिए। फोर्सेस दो ही तरह की थी हमारे पास, वेट थी और एयर रेजिस्टेंस थी। दो दफा टर्मिनल वेलोसिटी आती है। जब पैराशूटिस्ट जंप करता है तो इनिशियली उसका वेट ज्यादा होता है। ठीक है,
इसलिए मेरे पास ये एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड वेलोसिटी ज्यादा है। एक बात याद रखना, डाउनवर्ड मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन आती है, अपवर्ड मोशन में हमेशा डीसेलेरेशन आती है। ऑब्जेक्ट इनिशियली जब भी ड्रॉप होता है, वो हमेशा इस स्पीड के साथ, सॉरी, इस एक्सेलरेशन के साथ ड्रॉप होता है। दिस इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेन एवर इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है। वो फिर चेंज हो जाती है। तो इस केस में जब वेट ज्यादा था तो वो एक्सेलरेट कर रहा था, डाउनवर्ड मोशन है। उसके बाद ग्रेजुअली उसका वेट डिक्रीज होता जा रहा है, और एयर रेजिस्टेंस इसको ओवरकम करती जा रही है, और दोनों जब बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएंगे, आपके पास कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। इस पॉइंट पे पैराशूट ओपन हो जाएगा। जैसे ही पैराशूट ओपन होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया की वजह से एयर रेजिस्टेंस में ड्रास्टिक इंक्रीज आ जाता है। तो जो भी पैराशूटिस्ट होता है वो डीसेलेरेट करता है। डीसेलेरेट का मतलब है अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, तो ये इसका मतलब है ग्राफ डाउन आएगा, क्योंकि डीसेलेरेशन है। ग्राफ डाउन आने का मतलब ये नहीं है कि ये नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि पैराशूटिस्ट डीसेलेरेट कर रहा है। क्लियर? देन अगेन इस पॉइंट पे एयर रेजिस्टेंस को वेट ओवरकम करेगा, और दोबारा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी, और ये फिर ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा इसका फिनोमेना है पैराशूटिस्ट का। एनी कंफ्यूजन? मिस की डिसलेरेशन वाला वापस बता दें। आपको ये समझ में आ गया कि एक मिनट, आपको ये समझ में आ गया यहाँ पे कि यहाँ पर पैराशूट ओपन हो जाएगा। यस मिस। जब इस पॉइंट पे पैराशूट ओपन हो जाएगा तो उस केस में पैराशूट का सरफेस एरिया बढ़ेगा, और ड्रास्टिकली एयर रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होगा। जब एयर रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होगा तो जो पैराशूटिस्ट है वो अपवर्ड मोशन लेगा, ठीक है। जब अपवर्ड मोशन लेता है तो अपवर्ड मोशन में हमेशा डीसेलेरेशन होती है, डाउनवर्ड मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। यस मिस। तो अपवर्ड मोशन में जब सडनली डीसेलेरेशन होगी, तो ड्रास्टिक डीसेलेरेशन के बाद वेट दोबारा एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा, एंड अगेन वील गेट अ टर्मिनल वेलोसिटी, और उस टर्मिनल वेलोसिटी के साथ पैराशूटिस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। यस मिस। ठीक है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट और एरोप्लेन वी हैव दीज टाइप ऑफ फोर्सेस। विंग्स और वेट ऑफ द जो आपका एरोप्लेन है, ये जैसे जैसे एरोप्लेन आगे या पीछे मूव करता जाएगा, ये दोनों फोर्सेस तो हर हाल में बैलेंस रहेंगी, ठीक है, बिकॉज इट इज मूविंग ईदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन जो है वो इसका इक्वल रहेगा। बैकवर्ड फोर्स हमेशा एयर रेजिस्टेंस की होती है, अगर हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन की। अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तो बैकवर्ड फोर्स हमेशा फ्रिक्शन की होती है, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्टिकल मोशन, तो फॉरवर्ड फोर्स को हमेशा आप थ्रस्ट फोर्स कहते हो, जो इंजन फोर्स होती है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो फॉरवर्ड फोर्स को आप ड्राइव फोर्स कह रहे होते हो, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स जो कि इंजन फोर्स है, उसके थ्रू ये एरोप्लेन आगे बढ़ रहा है, और इसको जो काउंटर फोर्स मिल रही है एयर रेजिस्टेंस की, वो कौन सी फोर्स है? ड्रैग फोर्स है, ठीक है, विच इज एक्चुअली द एयर रेजिस्टेंस। और जब हम कार के मोशन की बात करते हैं, सो इफ कार इज एक्सेलरेटिंग, दैट मीन्स ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जो इंजन की फोर्स है वो फ्रिक्शनल से बड़ी होगी। यहाँ फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है? ड्रैग फोर्स है। कांस्टेंट वेलोसिटी पे इस केस में रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों फोर्सेस इक्वल है, ड्रैग विल बी इक्वल्स टू ड्राइव, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। याद है ये सबको? ठीक है। और जब हम डीसेलेरेशन की बात करते हैं तो ड्राइविंग लेस देन हो जाती है फ्रिक्शनल से, ठीक है। इस केस में भी रिजल्टेंट फोर्स अगर मुझे निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगी, और आंसर मेरा आएगा नेगेटिव में, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो मिस। Okay, is there any confusion? Okay, now let's talk about resultant force.
जीरो कब होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी पे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कब होती है? जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं और थर्ड लॉ पढ़ते हैं, वो जीरो नहीं होती है, ठीक है। ड्राइविंग या तो ग्रेटर होती है फ्रिक्शनल से, या ड्राइविंग लेस देन होती है फ्रिक्शनल से। तो ये आपका सेकेंड लॉ आ जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्विकली द मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास था मास इनटू वेलोसिटी। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, और यू कैन ऑल्सो राइट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दोनों यूनिट्स एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आंसर आप लिखेंगे तो यूनिट जरूर लिखेंगे, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, उस पर मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। डेफिनेशन आती है इसकी, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग लाइक दिस, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो एक की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और दूसरे की डायरेक्शन पॉजिटिव हो। If they are moving in opposite direction like this, so one after the collision, इनमें से किसी एक की डायरेक्शन आप नेगेटिव लोगे और किसी एक की डायरेक्शन आप पॉजिटिव कंसिडर कर लोगे, ठीक है। मिस अगर पूछा जाता है कि किसकी जो है वो पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव होगी, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी पॉजिटिव होगी, जिसका मास कम होगा उसकी नेगेटिव होगी। यूजली जिसका मास ज्यादा होता है उसकी पॉजिटिव कंसिडर की जा रही होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में हार्डली कोई डिफरेंस आता है, ठीक है। ठीक है। ओके, एक तो केस ये है कि इन दोनों, जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा और एक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। और एक केस जो आता है काफी दफा आया हुआ है, वो ये कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे फॉर सपोज अगर मूव कर रहे थे या ऑपोजिट डायरेक्शन में लेट से मूव कर रहे थे इस तरह या इस तरह से, लेट से ये डायरेक्शन नहीं है, मास टू ऐसे मूव कर रहा था, मास वन ऐसे मूव कर रहा था, कोलिजन के बाद ये दोनों स्टिक हो गए, स्टिक होने के बाद एक कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो उस केस में आप हमेशा मासेस को ऐड कर देंगे आफ्टर कोलिजन के सेक्शन में, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बेसिकली ये बनेगा आपके पास, दोनों मासेस का एडिशन मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी विच इज कंबाइंड वेलोसिटी, ठीक है। ये बात याद रखना, व्हेन इट इज मेंशन दैट दे आर स्टिक टुगेदर एंड मूव विद वन कंबाइंड वेलोसिटी, तो स्टिक टुगेदर में दोनों के मासेस को आप ऐड कर लेंगे क्योंकि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, उसमें अब ये जो मास होगा वो इन दोनों का एडिशन करके निकलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इम्पल्स या मोमेंटम का। इम्पल्स सिंपली नोन एज द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये पूरा चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और ये इक्वल होता है आपके पास रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। मेक श्योर कि ये फोर्स जो है विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम इज रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। मोमेंटम का क्वेश्चन आता है तो प्लीज ये फॉर्मूला रिजल्टेंट फोर्स का नहीं यूज करना, ये फॉर्मूला यूज करना विच इज दिस, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं फोर्स और टाइम का क्या रिलेशन है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। जिसमें ये एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, अगर ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगी तो मोमेंटम ज्यादा प्रोड्यूस होगा, दिस केस ज्यादा फोर्स लगाऊंगी मोमेंटम ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कम फोर्स लगाऊंगी यानी टाइम मैंने बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगी, इम्पैक्ट टाइम, मोमेंटम का जो टाइम है वो कम कर दिया मैंने तो मोमेंटम का इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सीडेंशियल कंडीशंस होती है, जैसे यहाँ बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग इज एन एक्सीडेंशियल कंडीशन ओवर हियर, ये जो पंच इसको लग रहा है वो फोर्सफुली लग रहा है, तो मोमेंटम का इफेक्ट बढ़ गया, टाइम कम हो गया, ठीक है। यहाँ जो इसको पंच लग रहा है वो लेस फोर्सफुली लग रहा है इसको, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कम हो गया और मोमेंटम भी कम हो गया, सॉरी, यहाँ टाइम ज्यादा हो गया और मोमेंटम कम हो गया, फोर्स भी कम हो गई,
ठीक है, बात समझ में आ गई? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस कॉन्सेप्ट? श्योर? ओके। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला मेरे पास है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो भी फोर्स है पिवट पॉइंट तक उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर होना जरूरी है, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले ये देखना है कि पिवट पॉइंट उन्होंने कहाँ बोला है। अगर उन्होंने पिवट पॉइंट मेंशन करके नहीं दिया हुआ है, तो यकीनन उन्होंने सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, दैट कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट पॉइंट सी फॉर सपोज, ठीक है। सो लेट से अगर ये सी है, तो इसका मतलब है जितनी फोर्सेस मेरे पास आ रही हैं, मुझे उन सबको सी तक लेकर जाना है। लेट से ये फोर्स है, तो सी तक किस तरह से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर उन्होंने पिवट पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ, पिवट या समटाइम्स फोर्स को हिंज पॉइंट भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपका पॉइंट सी या हिंज पॉइंट या पिवट पॉइंट, सबसे पहले आपने इसको लोकेट करना है, ठीक है। सेकेंडली, द थिंग दैट यू गाइस हैव टू रिमेंबर इज पिवट पॉइंट इज नॉट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑलवेज, ठीक है। जैसे कि आपका अगर ये बार है, मैं बोल रही हूँ कि बार का जो मास है वो लेट से 20 ग्राम्स है, ठीक है। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, इस 20 ग्राम को मैंने कन्वर्ट करना है आंख बंद करके किलोग्राम में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि इन्होंने कहा है कि बार का मास है, तो बार का मास है, तो इसका मतलब है मैं दूसरा काम क्या करूंगी, मैं बार का वेट निकाल लूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि पिवट वाला जो फॉर्मूला है या टर्निंग इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला है, उसमें फोर्स यूज होती है, उसमें मास यूज नहीं होता। तो आई कैलकुलेट द वेट, जी को 9.8 रखूंगी मैं, ठीक है। थर्ड काम जो मेरा होगा वो क्या होगा, मुझे ये पता है मास दिया हुआ है बार का, तो मैं हमेशा उसको सेंटर में रख दूंगी। बार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका वेट होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट पिवट पॉइंट हो, पिवट पॉइंट ये हो भी सकता है, पिवट पॉइंट ये नहीं भी हो सकता, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक मिस है। एक दफा फिर से समझा सकती है शुरू से? अच्छा, आप लोग एक काम करो, रीज्वाइन कर लो क्लास, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स ओवर हो गए हैं, ठीक है।